हेलो बच्चा लोग, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी कमेंट के अंदर आ रहे थे कि सर OCM भी थोड़ा सा लो हाथ पे। तो मैं बता दूं, हमने इकोनॉमिक्स का पेपर 1 से लेके पेपर नंबर 6 तक पूरा का पूरा कंप्लीट किया, A to Z, E सेक्शन A टू सेक्शन E। मैंने डिटेल्ड में उसका वीडियो बनाए हर एक सेक्शन के। ठीक है। दूसरी एक और चीज, अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं, हर एक पेपर का मैंने PDF आंसर भी दिया है। नहीं मालूम था तो मालूम पड़ेगा ना। क्या करूंगा सर उसके लिए लेने के लिए? जल्दी जल्दी बताओ क्या करना है, क्या करना है बेटा जी। क्या करना है, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट के अंदर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के अंदर वहां पे थंबनेल होगी जिसमें डाउनलोड वाली थंबनेल होगी। उस डाउनलोड के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वो PDF मिल जाएगी। अगर वो PDF को मेरे वीडियो के साथ लिंक करके पढ़ा ना, जो मजा आने वाला है, जो कंसेप्ट क्लैरिटी होगी ना, वो याद रखोगे कि सर बढ़िया एकदम मजेदार ढंग से तैयारी हुई है। ठीक है। तो बेटा जी चलो आ जाते हैं हम हमारे आज के वीडियो पे। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अब से हम लेने वाले हैं दिल्ली, D फॉर दिल्ली, सेक्शन D। ठीक है, सेक्शन D लेने वाले हैं। आज हम करेंगे पेपर नंबर 1 का सेक्शन नंबर D। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके बेटा जी, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। मैं इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं बता दूं क्या बताऊंगा सर? यही बताऊंगा कि ये जो नोट्स है बहुत धमाकेदार होने वाली है। दूसरा, मेरा जो वीडियो है मैं खाली रटवाऊंगा नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा और इतना मस्त तैयार करूंगा कि लास्ट में लगेगा सर बहुत जबरदस्त तैयारी हुई है। तो इसके कारण क्या होता है, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन ये लेंदी आपके ही बेनिफिट में रहेगा। तो अगर प्योर प्रॉपर कंसेप्ट क्लियरिटी चाहिए तो वीडियो पूरा देखना, अदरवाइज आधा अधूरा नॉलेज कोई मतलब का नहीं होगा। ठीक है। तो अगर प्योर नॉलेज लेना है, पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी करनी है, वो आपको शुरू में फील हो जाएगा कि नहीं सर, आप बोलो या ना बोलो हम तो देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो आते हैं हमारे OCM गाला पेपर 1 सेक्शन नंबर D। पहला क्वेश्चन क्या बोला, द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। बेटा जी कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जैसे ये यहाँ पे बल्ब लगाना है। अब ये अकेला इनकी इतनी हाइट नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करके यहाँ पे ये काम को कंप्लीट करते हैं, उसी को कोला जाता है कोऑर्डिनेशन मतलब जो पर्टिकुलर काम को करने के लिए सब लोग मिल जाते हैं और आपस में क्या करते हैं, काम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन ये जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसको इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, ये चीजों को इजी बनाता है, पॉसिबल कर देता है। यहां पे कोऑर्डिनेशन डज नॉट लीव एनी वर्क इनकम्प्लीट, या तो डुप्लीकेट, कोई भी काम को इनकम्प्लीट करना या तो डुप्लीकेट करना नहीं होने देता। ठीक है। कोऑर्डिनेशन मेंटेन हार्मनी, इसके बीच में अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में हार्मनी पैदा करता है। क्या पैदा करता है? हार्मनी पैदा करता है। कोऑर्डिनेशन इनेबल मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन, किसके बीच में, ऑर्डर एंड टाइम ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। तो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी है उनके बीच में बैलेंस करना, उसको बैलेंस करके करता है। कौन करता है? हमारा कोऑर्डिनेशन लीड टूवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव। तो जो भी हमारा प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव है उसको अकम्प्लिश करके देता है। ठीक है, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल कांसेप्ट था, तो हमको इसको फटाफट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। क्या क्या करके देगा, फटाफट बोलते जाओ। एक, ये इफेक्टिव बनाएगा किसको, हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ये डिफरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाएगा। चीजों को इजी मैनर में करेगा, उसको पॉसिबल करके देगा, इनकम्प्लीट नहीं रहने देगा, किसी का डुप्लीकेशन नहीं होने देगा, हर एक डिपार्टमेंट के बीच में हार्मनी पहुंचाता है, बिजनेस एक्टिविटी को बैलेंस करके चलता है और हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसको अकम्प्लिश करवाता है। कौन? हमारा कोऑर्डिनेशन। ओके जी। डिफाइन प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। बेटा जी प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है? ये भाई है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन मतलब जब हम कोई चीज को प्रोड्यूस करते हैं वो हुआ हमारा प्रोडक्शन, उसको मैनेजमेंट करना। तो बेटा जी जैसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पे आऊं, इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला डिफाइन और दूसरा है इसके फंक्शन। तो फंक्शन मतलब क्या क्या काम करता है, तो ये डिसाइड करता है भाई किस चीज का प्रोडक्शन करना है, क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट होता है, जो हमारी फैक्ट्री होती है, उसमें सिर्फ एक ही चीज का प्रोडक्शन नहीं होता, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन होता है, डिफरेंट आइटम प्रोड्यूस की जाती है। तो हम पहले प्लान करते हैं कि भाई आज कौन सी चीज की डिमांड ज्यादा है, जिसका स्टॉक हमारे पास नहीं है, उसको हमको चीज को प्रोड्यूस करना है। तो वही चीज हम क्या करते हैं, वही चीज का हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वही चीज का हम प्रोडक्शन करते हैं। और फिर क्या है, देखो नेक्स्ट
ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा प्रोडक्शन प्लान करना, भाई आज का क्या प्रोडक्शन होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि हमको रिसर्च करना, भाई रिसर्च हमारी जो प्रोडक्शन है उसके अंदर कैसे हम सुधार सकते हैं, कैसे हम अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करना ताकि और अच्छा से अच्छा हम प्रोडक्ट बना सके। देन सिलेक्ट द टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी, कौन सी मशीनरी यूज करनी, वो भी सब किसका रोल होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। तो डिसाइड कहां पे प्रोडक्शन करना है, द सिलेक्शन ऑफ द लोकेशन एज वेल एज उसका पूरा फैक्ट्री का जो लेआउट होगा, क्या कौन सी मशीनरी पहले होगी, कौन सी बाद में होगी, उसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी पूरी, क्योंकि कितनी बार क्या होता है सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए, एक प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस, दूसरी के बाद तीसरी प्रोसेस, इस तरह से फ्लो के अंदर क्या होना चाहिए, हमारा मशीनरी लेआउट होना चाहिए। मालूम पड़ा पहला वर्क यहाँ पे, फिर चौथा वर्क यहाँ पे, फिर तीसरा वर्क यहाँ पे और दूसरा वर्क यहाँ पे, चीजों को पहले यहाँ ले जाओ, फिर इसको यहाँ लाओ, फिर यहाँ ले जाओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके जी। तो ये होता है हमारा जो लेआउट है वो प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पे हमको मालूम होना चाहिए कि कितना, टू एस्टिमेट द रिक्वायर्ड मटेरियल एंड अदर नीड्स फॉर प्रोडक्शन, कि हमको जो भी गुड्स प्रोड्यूस करना है उसके लिए कितना रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए होगा। क्यों, अगर मटेरियल नहीं हुआ तो प्रोडक्शन कैसे होगा। जब आप प्रोडक्शन करने बैठे होगा आपने देखा ही नहीं कि रॉ मटेरियल है कि नहीं, फिर मालूम पड़ेगा कि रॉ मटेरियल नहीं, रॉ मटेरियल का ऑर्डर दो, वहां पे लगेंगे 3 दिन, तो प्रोडक्शन अटक जाएगा। इसलिए प्रोडक्शन करने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि कितना हमको कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए और उसकी कितनी अवेलेबिलिटी है। टू हैव द प्रोडक्शन कंट्रोल, हमारे यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल चेक, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोडक्शन कंट्रोल होना चाहिए, ताकि प्रोडक्शन हो रहा है ढंग से हो रहा है, जो क्वालिटी है उसको मेंटेन की जा रही है, उसको वो सारे चेक यहाँ पे होने चाहिए। तो यही रोल अब यही फंक्शन बोल लो, रोल बोल लो ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट का होता है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का फटाफट एक बार बोलते क्या क्या होता है, प्रोडक्शन को प्लान करना, उसमें रिसर्च करना, उसका डेवलपमेंट करना, टेक्नोलॉजी मशीनरी को सिलेक्ट करना कि कौन सी टेक्नोलॉजी मशीनरी होगी, लोकेशन डिसाइड करना, उसका लेआउट डिसाइड करना, मटेरियल देखना कि रॉ मटेरियल है कि नहीं, प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, क्वालिटी को कंट्रोल करना, ये रोल होते हैं, फंक्शंस होते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के। ओके जी, फिर अब इसके ऊपर से ही हमारा मीनिंग बनता है। मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या डिसाइड करते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे, प्रोग्राम्स डिसाइड करते हैं, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन डिफरेंट हमारे जैसे हमारा जो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है उससे हम कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट है उससे कोऑर्डिनेट करते हैं कि कौन से सेल्स की डिमांड ज्यादा है उसका प्रोडक्शन हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम हर एक चीज से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्शन देते हैं और दूसरा कंट्रोलिंग भी होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन एंड कंट्रोल हुआ था, यहाँ पे प्रोडक्शन कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब क्या है, कंट्रोलिंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा इसमें एक दो पॉइंट और है। टू अंडरटेक द एक्टिविटी टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर और कॉस्ट एंड टू मेंटेन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हमको क्या करना है, कॉस्ट को कम करना है, और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो इंट्रोड्यूस वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन के अंदर क्या लाना है, वेरिएशन, प्रोडक्शन को क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन एंड दूसरा क्या है, इनिशिएटिव्स। बेटा जी स्केलर चेन मतलब क्या होता है, आप ये देख लो, इसके अंदर ये टॉप लेवल है, इसके नीचे ये बॉटम लेवल है, उसके नीचे ये मिडल लेवल है, और मिडल के नीचे ये 2 व्यक्ति है, इसके अंडर में ये 2 व्यक्ति है। मतलब हर एक को मालूम है कि उसके ऊपर उसको किसको जवाब देना, इसको जवाब देना, ये व्यक्ति इसको जवाब नहीं देगा। ठीक है, या तो ये व्यक्ति इसको जवाब नहीं देगा, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू हिम, तो इसी को बोला जाता है स्केलर चेन। तो स्केलर चेन मतलब क्या होता है, द प्रिंसिपल एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग अ चेन, क्या क्रिएट करना, चेन क्रिएट करना। ठीक है, फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द बॉटम लेवल एम्प्लॉय, टॉप से लेके बॉटम में चेन क्रिएट करना। ठीक है, वो सोने चांदी वाली चेन नहीं, द चेन ऑफ पावर फ्रॉम हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से लेके कहां तक, बॉटम लेवल, शुड नॉट बी ब्रोकन। तो ये जो चेन है मालूम होना चाहिए कि किसके अंडर में कौन व्यक्ति है, कोई भी चेन ब्रोकन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो किसको रिस्पॉन्सिबल होगा या तो वो किसको अथॉरिटी देगा मालूम ही नहीं पड़ेगा, इसलिए कोई भी चेन ब्रोकन नहीं होनी चाहिए। इनिशिएटिव, एम्प्लॉय वर्किंग इन अ यूनिट शुड अवेयर हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो भी व्यक्ति है उसको मालूम होना चाहिए वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एज द रिजल्ट स्केलर चेन विच मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, तो ये क्या होता है, ये मूव करती है टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है इनिशिएटिव क्या होता है, टेक द इनिशिएटिव, मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई काम के लिए जब कोई व्यक्ति क्या करता है, इनिशिएटिव लेता है कि ये काम मैं करूंगा। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, एक यहाँ पे ऑफिस में 4 बंदे थे, 1 2 3 4, एक बॉस आता है, बॉस बोलता है भाई एक नया काम आया हुआ है, इस काम को हमको
2 दिन में कंप्लीट करना है और इसके लिए नाइट हमको बैठना पड़ेगा। आप चारों में से कौन व्यक्ति है जो ये काम को कंप्लीट करेगा, वो आगे आ जाओ। होता क्या है, वो ये चारों में से ये 3 व्यक्ति जो है वो 2 कदम पीछे चले जाता है। ये फिर जब बॉस देखता है कि ये भाई आगे खड़े हैं तो बोले मैं आगे नहीं आया हूं, बाकी के 3 पीछे चले गए। तो इसको बोलते हैं कि भाई नहीं, तुम आगे खड़े हो तो तुमने इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब होता है कि कोई भी काम में क्या करना, इनिशिएट करना कोई चीज को। अ क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप इज नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट इन द सेम वे। क्या होना चाहिए, एक एम्प्लॉय के अंदर भी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ इनिशिएशन होना चाहिए। जैसे एक एम्प्लॉय जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके उसके पास क्या होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट की क्वालिटी होती है, वैसे ही जो हमारा एम्प्लॉय होगा उसके बीच में क्वालिटी ऑफ इनिशिएशन होना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोवाइड सच अ एटमॉस्फेयर दैट इनिशिएशन मे बी एनकरेज। तो वहां पे जो हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या प्रोवाइड करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। कोई भी अगर कोई व्यक्ति है जो कुछ इनिशिएट कर रहा है कोई ट्रांजेक्शन को, तो वो क्या करना चाहिए, ही शुड एनकरेज इट। ड्यू टू इनिशिएशन क्या होता है, हमारे एम्प्लॉय के अंदर स्किल डेवलप होती है, उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आती है। ठीक है, तो ये हुआ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या, गिविंग अ चांस टू द एम्प्लॉय टू टेक अ एक्शन, टू इनिशिएट एन एक्शन। तो हमको क्या करना चाहिए, दैट वी शुड एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट वी शुड एनकरेज हिम। जिससे क्या होगा, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी, उसके अंदर स्किल्स बढ़ेगी, उसके अंदर इंडिपेंडेंस इंक्रीज होगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस सिंगल यूज प्लान एंड कंटीजेंसी प्लान। ये तो आपको मालूम होगा, सिंगल यूज प्लान मतलब ऐसे प्लान जो सिर्फ क्या होता है, एक बार होता है। जैसे कि जैसे कि नॉर्मली हमारी शादी क्या होती है, इट्स अ सिंगल यूज प्लान। हम क्या करते हैं, आप सबसे देखते हैं मैरिज के, इट्स अ सिंगल यूज प्लान होता है। तो यहाँ पे सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या है, द प्लान विच इज मेड फॉर स्पेशल एक्टिविटी। वन टाइम प्लान इज अप्लाइड टू दोज एक्टिविटी विच डू नॉट रीअकर, जो वापस नहीं होने वाला। जैसे क्या होता है, जैसे शिप का कंस्ट्रक्शन होता है, हाउस का कंस्ट्रक्शन होता है, वो भी क्या होता है, सिंगल यूज प्लान होते हैं। तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल एक्टिविटी लाइक शिप मेकिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, पैकेजिंग, प्रिंटिंग, ये भी सब क्या होता है, इट्स अ सिंगल यूज प्लान। ठीक है। फिर है कंटीजेंसी प्लान। कंटीजेंसी प्लान का मतलब क्या था, आप अगर आपने प्लेन में सफर किया या तो आपने देखा है, या एयर होस्टेस क्या बोलती है, यहाँ पे प्लेन में टोटल 2 द्वार होते हैं, 2 आगे 2 पीछे के द्वार। अगर दोनों खुले तो सही है, वरना हरिद्वार, ऐसा ना, नहीं। ठीक है। कंटीजेंसी प्लान का मतलब क्या था, कंटीजेंसी प्लान मतलब क्या होता है, अगर हमने जो प्लान बनाया हुआ है, सपोज हमारा प्लान का नाम है प्लान ए, अगर कोई कारण से वो प्लान क्या होता है, उसमें कोई फेल हो जाता है, या तो कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाता है जिसके कारण हमको उसको मॉडिफाई करना पड़े, तो हमको हमारा कंटीजेंसी प्लान भी रेडी रखना पड़ता है। ठीक है। द बिजनेस यूनिट हैज टू कोऑर्डिनेट विद द चेंजिंग सिचुएशन। क्या होता है, क्योंकि जो चेंज सिचुएशंस होती है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, तो हमको उसके ऊपर वॉच रखनी पड़ती है। क्या पॉलिटिकल चेंज हो रहा है, इकोनॉमिकल चेंज हो रहा है, सोशल नेचर एंड नेचुरल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर वो हमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक कंटीजेंसी प्लान भी रेडी रखना पड़ेगा। ड्यू टू दिस रीजन इफ चेंज are to be made in the original plan, तो हम क्या करेंगे, either we will make a change in the original plan, और हम क्या करेंगे, न्यू प्लान बनाएंगे। either we will change, अगर मॉडिफिकेशन हो सकता हो तो हम ओरिजिनल प्लान में ही मॉडिफिकेशन करेंगे, और एल्स के लगता है कि अब ये प्लान सक्सेस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, न्यू प्लान बनाएंगे, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, कंटीजेंसी प्लान। ठीक है। तो कंटीजेंसी प्लान या तो न्यू प्लान में मॉडिफिकेशन कब करता है, जब क्या होता है, सर्कमस्टेंसेस हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते, दे आर चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस। और वो सर्कमस्टेंसेस क्यों, कैसे हो सकता है, आइदर दिस इज बिकॉज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर एंड नेचुरल फैक्टर्स के कारण। तो ये सब के कारण हम क्या करते हैं, हम कंटीजेंसी प्लान बनाते हैं। ओके जी, ओके बेटा। एक्सप्लेन द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम पर्टिकुलर क्या करते हैं, हर एक टास्क के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट बनाते हैं, उसी को बोला जाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। वो जो डिपार्टमेंट होगा वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वो ये जैसे एक फाइनेंस का टीम है तो वो पूरी फाइनेंस को ही देखेगी, मार्केटिंग टीम है तो वो सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड एरिया ही देखने वाली है, ऑपरेशन की टीम ऑपरेशन से रिलेटेड ही देखने वाली है, उसी को क्या बोला जाता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है।
अब देखो इसमें क्या है, द स्ट्रक्चर इज फॉर्म विद द एक्सपर्ट। यहाँ पे ये जो बंदा होगा, ये इसके अंदर जो टॉप अथॉरिटी होगी, जो टॉप बंदा होगा, वो क्या होगा, उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा। एक्सपर्ट विद द स्पेशलाइज्ड नॉलेज आर गिवन अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ पर्टिकुलर यूनिट विच इज कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसके अंदर एक एक्सपर्ट, इस मार्केटिंग का एक्सपर्ट, ऑपरेशन का एक्सपर्ट, और उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर टीम होगी, और टीम के अंदर में भी हो सकता है उनके भी सबऑर्डिनेट हो। तो इसी को बोला जाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि हमारा पर्सनल ऑफिसर का काम क्या होता है, पूरा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन उसके अंडर में आता है। तो बेटा रिक्रूटमेंट करना, ट्रांसफर करना है, प्रमोशन करना, सारी एक्टिविटी वो किसके अंडर में आएगी, वो आएगी हमारे पर्सनल ऑफिसर के अंडर में आएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं फटाफट एक बार। फॉर्मेशन देख लेते, कुछ है नहीं, जो ऊपर देखा वही नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम स्पेशल इंपॉर्टेंस देते हैं वर्क डिस्ट्रीब्यूशन को। हम काम के हिसाब से डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ये काम ये डिपार्टमेंट, ये काम ये डिपार्टमेंट, ये वाला काम ये वाला डिपार्टमेंट होगा। तो हम काम के हिसाब से क्या करेंगे, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। मैंने वही बोला, काम के हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। हाँ, each kind of work different expert are appointed। हर एक काम के लिए क्या करेंगे, डिफरेंट एक्सपर्ट्स को हम अपॉइंट करेंगे, और वो बंदा सोली रिस्पॉन्सिबल होगा उस काम के लिए। ठीक है, ही इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क रिलेटेड टू इट। ओके, देखो फिर इसमें हमको खाली एक चीज का ध्यान रखना है, इट शुड बी कंसिडर्ड दैट कोई भी काम हमारा रह नहीं जाए, या तो कोई भी काम का डुप्लीकेट नहीं हो जाए। क्या याद रखना, जब हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कोई भी फंक्शंस रह नहीं जाए, कोई भी वर्क रह नहीं जाए, और कोई भी वर्क का डुप्लीकेट नहीं हो जाए कि हमने इसको भी काम दे दिया और वही सेम काम हम दूसरे डिपार्टमेंट को भी दे दिया। बस हमको ये ध्यान में रखना पड़ता है। और ये जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है, ये कहां पे चलता है, ये वहीं चलता है जहां पे क्या होता है, वैरायटी ऑफ वर्क होगा। अगर वैरायटी ऑफ वर्क होगा तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हमारा काम करेगा, अदरवाइज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करता। ठीक है बेटा, ओके जी, आ जाओ नेक्स्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, एकदम सिंपल है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, आपने स्केलर चेन देखा ना, इट इज वन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब क्या, कि टॉप कौन होगा, उसके नीचे कितने मैनेजर होंगे, या तो जनरल मैनेजर होंगे, उसके नीचे कितने उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे। मतलब एक प्रकार ये बेस्ड ऑन, ये कोई फिक्स नहीं होता। ये ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो छोटा अगर बिजनेस छोटा है तो छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा, और बड़ा बिजनेस है, अगर वास्ट बिजनेस है तो वास्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा। अगर मल्टीनेशनल कंपनी तो उस हिसाब से क्या होगा, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। तो यही इसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। पहले हम फटाफट एक ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन देखते हैं, ताकि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स सिंप्लीफाइड और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आसानी से समझ सको। ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर कौन क्या काम करेगा, आइडेंटिफाइंग द ग्रुप एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, क्या क्या काम किया जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, डेलीगेट करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। भाई इस काम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है और उसकी ये अथॉरिटी है। ठीक है, तो उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे और साथ में उसको पावर भी देंगे। एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, और हमने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और हमने इसको क्या दिया, पावर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसके नीचे क्या करेंगे, इसके नीचे बंदे, भाई तुमको इसको जवाब देना है, तुमको इन व्यक्ति को जवाब देना, और तुमको इन व्यक्ति को जवाब देना। एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग अ पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव। मतलब हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, हम वहां पे रिलेशनशिप बनाएंगे। समझे, इसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, हमको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, फटाफट एक बार कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कुछ इसके अंदर बड़ी बात नहीं है। ये जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग होता है ना, ये गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब बेसिक क्या है कि हमारा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इसके अंदर जो बिजनेस का गोल है वो अचीव होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स अचीविंग हमारा बिजनेस का गोल, डिपार्टमेंट का गोल एंड इंडिविजुअल गोल अचीव हो, इस प्रकार का हमारा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ओके, तो देखो इसमें ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा जी हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग है वो कैसा होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड, ताकि तीनों का कोई कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। बिजनेस का गोल भी अचीव हो एज अ होल,
उसके अंदर जितने डिपार्टमेंट है उनका, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो दो डिपार्टमेंट के बीच में, तो डिपार्टमेंट वाइज भी गोल अचीव हो एंड उसके अंदर जो लोग काम करें उनका भी गोल अचीव हो। मतलब एज अ होल बिजनेस, बिजनेस के अंदर 3 डिपार्टमेंट है तो तीनों डिपार्टमेंट का भी गोल अचीव हो और 3 डिपार्टमेंट के अंदर जितने बंदे हैं उनका भी इंडिविजुअल गोल अचीव हो। इस तरह से हमारा क्या होना चाहिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। प्लांट बेस्ड, ऐसा नहीं कुछ भी मन गणत कैसा भी हमने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। हम जब ऑर्गेनाइजेशन को बनाएंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव हमको, हमारा जो फ्यूचर जो प्लान्स है उसको ध्यान में रख के ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे, प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द पीपल। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अथॉरिटी होती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर काम नहीं करता, स्ट्रक्चर में जो लोग हैं वो काम करते हैं, इसलिए हम जो ह्यूमन एलिमेंट्स है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, पीपल के अंदर जो वहां पे काम करे। हेंस इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कब होगा, जब इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशनशिप इज नेसेसरी होंगे तब। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कभी भी रिजिड नहीं होना चाहिए। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैसा फ्लेक्सिबल, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ क्या हो, चेंज हो सके। व्हेन वंस द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म, द चेंज, द चांसेस ऑफ चेंज इन द सेम, दे आर द, उसमें क्या होता है, दे आर ऑलवेज चांसेस ऑफ चेंज। तो हमको भी क्या करना चाहिए, हम चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसमें चेंज करें, वैसा होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप। ये तो हमने देखा, अगर हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो हमको हर एक बंदे के अंदर क्या डिफाइन करना पड़ेगा, रिलेशनशिप, किसके अंडर में कौन काम करेगा। द ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश इंटर रिलेशनशिप अमंग वर्कर, पोजीशन, डिवीजन। ठीक है, कौन क्या काम करेगा, उसकी क्या पोजीशन होगी और वो उनका कौन सा डिवीजन होगा। इट गिव क्लैरिफिकेशन अबाउट द रिलेशनशिप, ताकि सबऑर्डिनेट को मालूम पड़ेगा कि हम किसको रिस्पॉन्सिबल है। हमको अगर कहीं काम अटक रहा है तो हम किसको पूछे, वो उसको क्लैरिटी रहती है। ठीक है, मॉनिटर एंड कंट्रोल, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग होगा, रेगुलर बेसिस पे कंट्रोलिंग भी होगा, ताकि अगर कोई अननेसेसरी वेस्टेज हो रहा है कहीं पे, अगर क्या है कहीं पे अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं, तो हम उसको स्ट्रक्चर को सही कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी होती है। ये कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं होती, ये क्या होती है, ग्रुप एक्टिविटी। इन एन ऑर्गेनाइजेशन मैनी पीपल आर वर्क टुगेदर, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल, इसलिए क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड इफेक्टिव स्ट्रक्चर टू देम सो दैट द ग्रुप एक्टिविटी कैन बी conducted properly। कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा। इन एनी यूनिट रूल्स कंट्रोल आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन द रिलेशन, द सेम इज फाउंड बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे कंट्रोल रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, इतना कुछ मजेदार नहीं था, फिर आपकी इच्छा कि हमारे पास 12 में से 8 करना है। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव बट एब्सेंस इज मोर सो, मतलब बेटा जी जो ट्रेनिंग होती है, ये बंदा, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इनको ट्रेन कर रहा है। अब इसको ट्रेन करने के लिए इसको हमने हायर किया होगा, हाँ, इनको ट्रेनिंग देने के लिए ये अपना अपना काम छोड़ के इसके पास ट्रेनिंग लेने आए हैं, हाँ, तो इनकी प्रोडक्टिविटी भी रुकी होगी, हाँ, तो ये क्या है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये है एक्सपेंसिव। कि मगर इसको अगर आप ऐसी ट्रेनिंग नहीं दो तो वो और एक्सपेंसिव हो जाती है। ऐसा क्यों, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम इंडिविजुअल यहाँ पे क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, उसको हम क्या पे करते हैं, स्टाइपेंड पे करते हैं। यहाँ पे हम जब वो ट्रेनिंग दे रहा होता है तो वो मे भी प्रोडक्शन चालू करके बता रहा है, उसके अंदर बहुत सारे वेस्टेज निकलते हैं, तो वहाँ पे वेस्टेज भी होता है, यहाँ पे हमारा स्टाइपेंड भी पे करना पड़ता है, और जिन व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जा रही है उनका टाइम भी हमारा बर्बाद हो रहा है। लेकिन इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है ये एक्सपेंसिव। लेकिन बेटा अगर हम यही सोच के अगर इस व्यक्ति को हम इन व्यक्ति को ट्रेनिंग नहीं दे तो ये व्यक्ति क्या करते रहेंगे, बार बार गलतियां करते रहेंगे, जो कि क्या होगी, जिसकी कॉस्ट, वो जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है उससे बहुत ज्यादा ऊपर आएगी। सो एब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग क्या होती है, मच मोर कॉस्टली होती है। विदाउट ट्रेनिंग एम्प्लॉय क्या करता है, वही मिस्टेक कर रहा है, वही इनएफिशिएंसी, वही वेस्टेज, वही एक्सीडेंट और वही पुअर क्वालिटी। अरे कितना, इससे अच्छा तो क्या कर, एक बार टाइम निकाल के ये सभी की एक प्रॉपर ट्रेनिंग करवा दो, ताकि ये जो बार बार जो हमारा नुकसान हो रहा है उससे हम बच सके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
क्या होगा कि इसलिए बोला जाता है कि अगर आप एब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग हो तो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और जिससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत नुकसान होता है। इसलिए बोला जाता है देयरफॉर द मनी स्पेंड ऑफ ऑन ट्रेनिंग शुड बी ट्रीटेड नॉट एज एक्सपेंस, बट उसको क्या ट्रीट करना चाहिए, उसको आपको इन्वेस्टमेंट ट्रीट करना चाहिए कि भाई वो हमारा एक्सपेंस नहीं, वो हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट। और वो क्या है, वो क्या डिसाइड करेगा, सक्सेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, ओके, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, बड़ा ही मजेदार था। एक्चुअली लास्ट स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस नहीं पूछा, सिर्फ कौन सा पूछा है, लास्ट स्टेज। बेटा जी लास्ट स्टेज के अंदर क्या करते हैं हम, यहाँ पे आपको अगर याद हो, अगर आपको ध्यान हो तो कंट्रोलिंग के अंदर पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, फिर एक्चुअल टास्क को परफॉर्म करना, फिर डेटा कलेक्ट करना और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम मेजर्स लेते हैं कंट्रोल करना है कि नहीं। तो यहाँ पे दे आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर्स लिए जाते हैं। जब पूरा टास्क खत्म हो जाता है तब क्या कहते हैं, 3 हम मेजर लेते हैं। पहला होता है हमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग ही क्या हुआ है, हमारा परफॉर्मेंस हुआ है। तो यहाँ पे जब अगर आपने कुछ या तो नॉर्मल या तो क्या है एक्सेप्टेबल डेविएशन फाइंड आउट किया, डेविएशन मतलब कि जो वर्क परफॉर्म करना है और जो एक्चुअली परफॉर्म हुआ उसमें बहुत माइनर डेविएशन है या तो ना के बराबर है, तो क्या है, काम परफेक्ट हुआ, स्टैंडर्ड जो डिसाइड किया था उसके हिसाब से हुआ। तो यहाँ पे हम कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं लेंगे, बोलेंगे वाह यू हैव अचीव द टारगेट। बट अगर जो स्टैंडर्ड है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बीच में काफी गैप है, क्या है, काफी गैप है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम नेसेसरी एक्शंस लेंगे। क्या करेंगे, पहला उसको एग्जामिन करेंगे कि भाई यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, इतना डिफरेंस क्यों रह गया स्टैंडर्ड और एक्चुअल में, एक्चुअल क्यों इतना कम काम हुआ। तो पहला एग्जामिन करो इसके रीजंस और दूसरा इसके ऊपर नेसेसरी एक्शन लो ताकि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। तीसरा, अगर बेटा जी चेंज द कंडीशन, इसमें क्या है, एंड एस्टैब्लिश फ्रेश न्यू स्टैंडर्ड। इसका मतलब अगर आप स्टैंडर्ड अपना बहुत ज्यादा ही हाई रख रहे हो और आपका कंटिन्यूअसली आप कितनी ही कोशिश कर लो, हमेशा आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड है उसमें बहुत ज्यादा गैप है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जो स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आप कितनी, जैसे आप ये डिसाइड करो कि सर आज से मैं 20 घंटे पढ़ूंगा, कितने घंटे पढ़ूंगा, 20 घंटे, और तुमको नींद के लिए चाहिए 8 घंटे की नींद, अदरवाइज क्या होता है, तुम्हारा माथा दुखने लगता है। तो क्या होगा, तुम कितनी ही कोशिश कर लो 20 घंटे तो नहीं पढ़ पाओगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तुम हमेशा रोज अपने आप को जज करोगे, बोल के सर मैंने 24 घंटे में से 20 घंटे का टारगेट किया था लेकिन रोज मेरे 12 घंटे ही हो रहे हैं और मैं चाह के भी ये 12 को 13 कर पाता हूँ, 13.5 कर पाता हूँ, लेकिन उससे तो बढ़ ही नहीं रहे। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो अपना जो हाई स्टैंडर्ड है उसको लो करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, तेरा गोल अचीव होगा। दूसरा, तूने अभी जो जनवरी है उसमें डिसाइड किया सर मैं रोज के 2 घंटे पढ़ूंगा, ये मेरा स्टैंडर्ड है, कितने, पूरे 2 घंटे मन लगा के पढ़ूंगा बेटा। और तू रोज कितना पढ़ रहा है, तू रोज पढ़ा कभी 2.25 कभी 2.5 घंटे, और तू रोज कहता है यस आई डिड इट। अरे बेवकूफ, अभी के टाइम पे 2 घंटा पढ़ना इज नॉट इनफ। हम कोई जून जुलाई सितंबर के महीने में नहीं बैठे हुए। तो तेको क्या करना पड़ेगा, तेको अपना स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा, मतलब तेको 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। तो तेको ये जो स्टैंडर्ड तूने 2 घंटे था, स्टैंडर्ड को हाई करना पड़ेगा ताकि तेरा परफॉर्मेंस ऊपर आ सके। समझ गया ना। तो यहाँ पे जब कोई स्टैंडर्ड अगर अटेंड ही नहीं हो रहा कंटिन्यूअसली, तो हमको न्यू फ्रेश स्टैंडर्ड डिसाइड करना है। और दूसरा, अगर वो इजीली अटेंड होता है तो अपने स्टैंडर्ड को हाई करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस चीज के अंदर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड को चेंज करने की बात करते हैं और उसको स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड को हाई करने की बात करते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट वाले में हम स्टैंडर्ड को लो करने की बात करते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना। वापस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी अपने नोट्स में लिख देना। इस चीज में क्या होगा, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड को इंक्रीज करेंगे। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। बेटा जी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब ग्रॉस के अंदर सिर्फ हम सिर्फ एक ही चीज को देखते हैं, वो कौन सा साइड होता है, एसेट्स तरफ। जब हम सिर्फ एसेट तरफ देखते हैं तो उसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। नेट वर्किंग का मतलब होता है जब हम हमारी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो होता है नेट वर्किंग कैपिटल।
यहाँ पे लिक्विडिटी पोजीशन यहाँ पे नहीं मालूम पड़ती। क्यों? अगर सपोज कोई व्यक्ति है उसके ऊपर उसके पास 1 CR है, आप बोलोगे वाह यार तो करोड़पति है, लेकिन बेटा उसके ऊपर 1.5 करोड़ का कर्जा है। अब क्या वो करोड़पति है? नहीं। अब तो वो क्या करेगा, वो आपसे और मांगेगा कि 1.5 करोड़ का है, थोड़ा तो भी मदद करना। तो मतलब ये जो लिक्विडिटी पोजीशन है ये हम एसेट को देख के नहीं डिसाइड कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको नेट वर्किंग कैपिटल से मालूम पड़ेगा कि उसकी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन एंड मेजरमेंट, हम कोई भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इसके ऊपर से जज नहीं कर सकते। क्या कि तुम कितने, अगर कोई कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितनी है, 100 करोड़ की, कितनी, 100 करोड़ की, तो हम बोलेंगे वाह यार तू तो बहुत बढ़िया। लेकिन उसके पास क्या है, 120 करोड़ की टोटल लायबिलिटी है, टोटल क्रेडिटर है, उसके ऊपर टोटल उसको पेमेंट जो करना है 120 करोड़ का। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम यहाँ पे 100 माइनस 120 करेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा अरे तुम तो 20 लाख के कर्जे में डूबे हो। क्या हो? 20 लाख के कर्जे में, 120 करोड़ लिया तो 20 करोड़ के कर्जे में हो। तो ये हमारे ट्रू आइडिया देती, जबकि ये ट्रू आइडिया नहीं देती। ठीक है। इंक्रीज इन द करंट लायबिलिटी, अगर हम बेटा जी जब जैसे मैंने बैंक से बोरो किया, बैंक से बोरो किया, एंट्री क्या होगी, बैंक से बोरो करूंगा तो यहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, सपोज 1 लाख रुपए बोरो किए टू लोन अकाउंट। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जब मैंने बैंक से अमाउंट बोरो की तो बेटा मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बैंक बैलेंस बढ़ा मतलब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। लेकिन तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। लेकिन बेटा जी अगर तो ध्यान से सुन, अगर बैलेंस शीट के अंदर एक तरफ क्या होगा, तेरी जो बैंक बैलेंस है वो कितने से बढ़ेगा, वो बढ़ेगा 1 लाख से, लेकिन सामने की तरफ क्या होगा, तेरी लोन क्रिएट हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 लाख से। मतलब एक तरफ करंट एसेट, एक तरफ करंट लायबिलिटी, दोनों सेम अमाउंट से बढ़ी है। नेट इंपैक्ट क्या है? नेट इंपैक्ट है 0। तो यहाँ पे जब आप अमाउंट बोरो करते हो तो वहां पे नेट इंपैक्ट क्या आती है? 0। जबकि यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज इन द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है। क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एनएसडीएल, एनएसडीएल क्या होता है? तो ये एनएसडीएल ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड है। तो ये जो लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है, तो ये क्या है? पब्लिक कंपनी है। हाँ, कंपनी है तो किसके अंडर में कंपनी फॉर्म हुई होगी? कंपनीज एक्ट में फॉर्म हुई होगी। क्योंकि ये एनएसडीएल कैपिटल मार्केट में, और कैपिटल मार्केट के अंदर भाई बाप कौन होता है? वो होता है सेबी। तो यहाँ पे उसको किसके अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? सेबी। मतलब आपको कंपनी फॉर्म करो, पब्लिक कंपनी फॉर्म करो कंपनीज एक्ट के हिसाब से। दूसरा आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेबी से। यहाँ पे ये एनएसडीएल आया कैसे था? तो ये आया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ कुछ कोलैबोरेशन ऑफ सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दोनों ने मिलके, कौन दोनों ने? हमारा स्टॉक एक्सचेंज मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लस फाइनेंशियल कोलैबोरेशन मिलके दोनों ने क्या स्टार्ट किया था? दोनों ने स्टार्ट किया था मिलके एनएसडीएल। ठीक है। एनएसडीएल क्या करती है? जितने भी काम होता है ना डीमेट अकाउंट से, वो काम करती है। लेकिन ये क्या खुद करती है? नहीं जी नहीं, ये किसके थ्रू करवाती है? ये करवाती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। किसके थ्रू? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है? वो होता है शेयर ब्रोकर, वो होता है मीडिएटर, जिसके पास क्या करते हैं हम जैसे इंडिविजुअल लोग, उनके पास आपने जीरोधा का नाम सुना होगा, आपने एंजल ब्रोकर सुना होगा, 5 पैसा सुना होगा, बहुत सारी एप्स आती है। ठीक है। वो सब कौन होता है? वो सभी हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। और ये व्यक्ति क्या करता है? बैंक्स भी करती है, म्यूचुअल फंड्स भी करती है। ये व्यक्ति क्या करता है? आपको मदद करते हैं शेयर को परचेस करने के लिए। तो एनएसडीएल डायरेक्ट काम नहीं करेगी, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए थ्रू करती है। और क्योंकि अगर शेयर ब्रोकिंग का बिजनेस करना हो तो मेरे को किसके पास जाना पड़ेगा? दौड़ के जाना पड़ेगा एनएसडीएल। अब एनएसडीएल ऐसे ही तो मेरे को ये काम की फैसिलिटी देगी नहीं, क्योंकि होता क्या है, देखो ढंग से समझना। एनएसडीएल ये जो है ना, एनएसडीएल ये क्या होता है? ये होता है हमारा डिपॉजिटरी। कौन होता है? डिपॉजिटरी होता है। और ये सर्विस खुद नहीं देता, ये किसके थ्रू देता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। ये कौन होता है? शेयर ब्रोकर। शेयर ब्रोकर, ये जो शेयर ब्रोकर किसको सर्विस देगा? ये सर्विस देगा इंडिविजुअल को। किसको सर्विस देगा? इंडिविजुअल को सर्विस देगा। इसके बदले इंडिविजुअल इसको क्या पे करते हैं? इसको ये पे करते हैं ब्रोकरेज। क्या पे करेंगे? ब्रोकरेज। तो इसकी इनकम हो गई। अब क्योंकि डिपॉजिटरी को भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो ये डिपॉजिटरी से क्या लेता है? फीस लेता है। मतलब जितने भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है उनको एनएसडीएल को फीस पे करनी पड़ती है, और इंडिविजुअल को क्या करना पड़ता है? शेयर ब्रोकरेज देना पड़ता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। क्या इंडिविजुअल को डायरेक्टली सीडीएसएल या एनएसडीएल को कुछ देना पड़ता है? नहीं जी नहीं। आप जो बीइंग इंडिविजुअल, वो सिर्फ किसे डील करता है? वो सिर्फ हमारे शेयर ब्रोकर से ही डील करेगा।
तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे डीमटेरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइजेशन मतलब फिजिकल शेयर को वर्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसी को डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। रीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है उल्टा, वर्चुअल फॉर्म को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। फिर इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर जैसे राइट इशू है, बोनस इशू है, इस तरह के सारे काम कौन करके देता है, एनएसडीएल करके देता है। अब अगर आपका अकाउंट फ्रीज करना हो तो भी कौन कर देता है, एनएसडीएल कर। एक बार अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, फ्रीज मतलब लॉक हो गया, फिर ना तो कोई शेयर आप परचेस कर सकते हो, ना ही कोई शेयर सेल कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था हमारा एनएसडीएल के ऊपर नोट। फटाफट एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूँ। पब्लिक कंपनी है तो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन चाहिए, सेबी के पास आपको परमिशन चाहिए। ये कैसे बनी थी, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कोलैबोरेशन किसने किया था, सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, एनएसडीएल बनाया था। एनएसडीएल खुद काम करेगी नहीं जी, नहीं, वो किसके थ्रू करवाती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। उसके बदले क्या चार्ज करती है, उसके बदले वो उनसे फीस चार्ज करती है। तो यहाँ पे किस प्रकार की सर्विस देती है, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, इकोनॉमिक सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, राइट इशू, बोनस इशू, इस प्रकार के वो क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये मोस्ट एकदम ही इजी क्वेश्चन है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक, सेल्स प्रमोशन क्या होता है, सेल्स प्रमोशन जब क्या करता है, जब हम कोई भी चीज का प्रमोशन करते हैं ना, तो इससे हमारा क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होता है और वो जल्दी से सेल करना चालू करता है। ये एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होता है जो तुरंत प्रमोट करता है किसको, सेल्स को, ये सेल्स को एनकरेज करता है। ठीक है, तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक में क्या होगा, पहला होता है सेल्स। सेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, उसको लोअर प्राइस ऑफर कर रहे होते हैं कि 1000 रुपए की वैसे तो प्राइस है, लेकिन आज के दिन अगर आप परचेस करोगे तो आपको 900 रुपीज में परचेस करने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इट्स अ वन काइंड ऑफ सेल्स प्रमोशन। ये बेसिकली क्या क्यों किया जाता है, या तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, और कितनी बार आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, पुराना स्टॉक पड़ा हुआ, उसको क्लियर करने के लिए भी आप क्या करते हो, इस तरह के, जैसे कंपनी के अंदर ये जैसे विंटर सीजन खत्म होने के बाद क्या होता है, सेल्स वो सीजन ऑफर आता है, एंड सीजन ऑफर आता है, जिसके अंदर जितने भी पुराने स्टॉक्स है उसको 50 रेट के ऊपर डिस्काउंट पे 40% डिस्काउंट के ऊपर क्या करते हैं, वो क्लियर कर देते हैं। तो ये एक सेल्स प्रमोशन की टेक्निक हुई। बेटा जी यहाँ पर एनी 3 पूछा था, हमने सिर्फ 3 बताया। डिस्काउंट्स यहाँ पे दिया जाता है, जो ओरिजिनल प्राइस है उससे कम प्राइस पे आपको पे करना है, मतलब डिस्काउंट ऑफर करती है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो एंड क्लियर द गुड्स हो। नेक्स्ट आता है, आपको गिफ्ट वगैरह देते हैं, जैसे स्मॉल गिफ्ट, आपने कोई अगर 2000 का ट्रांजेक्शन परचेस करोगे तो आपको कोई गिफ्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कंपनी क्या करती है, गिफ्ट देती है। ओके, नेक्स्ट, गिव योर व्यू ऑन द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बेटा ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन मतलब जब हम एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर क्या करती है, सेल करती है, और वो वाली कंपनी के पास भी, वो वाली कंट्री के पास भी पावर होता है आपकी कंट्री में भी, तो क्या करते हैं, गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन टू वे एक्टिविटी होती है। यहाँ पे हम एक कंट्री को परमिट कर रहे हैं, टू गेट परमिशन टू स्टार्ट इंडस्ट्री इन अदर कंट्री। हम उस कंट्री को बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे वहां पे आके बिजनेस करेंगे, तो सामने वाले बोले कि मोस्ट वेलकम, आप हमारे यहाँ पे आके बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन रुको, हम भी बीइंग हमारी जो कंपनी है वो भी क्या करेगी, वो भी आपके वहां पे आके बिजनेस करेगी। मतलब क्या होता है, इट्स अ टू वे प्रोसेस, इट्स अ विन विन सिचुएशन, उसी को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ने सिर्फ एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाकर बिजनेस का, इट्स अ टू वे प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या होता है, इसके बेनिफिट ये होता है कि जब कंट्री के अंदर ग्लोबलाइजेशन होता है ना, तो हम दूसरी, हमारी कंट्री में तो गुड्स बना के बेचते ही बेचते हैं, उसके अलावा हम दूसरी कंट्री के अंदर भी क्या करते हैं, गुड्स को बेचते हैं, तो इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यहाँ पे कंज्यूमर का क्या मिलता है, प्रोडक्शन मिलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ता है। अब सिर्फ डोमेस्टिक से कंपटीशन नहीं आएगा, अब मेरे को क्या इंटरनेशनल से भी कंपटीशन आएगा। तो मैं क्या करूंगा, हम कंज्यूमर के हित में प्रोडक्शन करके कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे और उसको क्या करेंगे, कम रेट पे प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, कंज्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ेगा। फिर यहाँ पे जब ग्लोबलाइजेशन होता है, तो ग्लोबलाइजेशन में आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट कम होनी चाहिए और आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इम्प्रोवाइज टेक्निक यूज करते हैं, टेक्निकली अपग्रेडेड प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं एट अ इकोनॉमिकल प्राइस पे। ठीक है, दूसरा, जब भी ग्लोबलाइजेशन आता है तो हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो क्या जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट। तो ये एज अ इकोनॉमी वाइज भी अच्छा है कि चलो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए हमारे जो लोग हैं वो लगेंगे, और वो लगेंगे मतलब उनको रोजगार मिलेगा। कंज्यूमर विल बी एबल टू यूज क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस एट अ लो प्राइस। ये तो हमने देख लिया, कंज्यूमर को उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलता है और लो प्राइस पे भी मिलता है। और वो क्या करता है, न्यू इंडस्ट्री यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट एनकरेज करती है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, इजीली आप इंडस्ट्री को सेटअप
कर सकते हो। तो इजी सेटअप ऑफ इंडस्ट्री। तो बेटा जी ये क्या देखा हमने, ये देखा हमने पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 1 का सेक्शन नंबर डी। आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको एकदम डिटेल और कंसेप्ट वाइज पूरा का पूरा पेपर तैयार किया। अब आप फटाफट फटाफट इस वीडियो को देख जाइए, सुन जाइए। अगर पहली बार में लग रहा है कि नहीं सर समझ तो आया, लेकिन वापस से रिकैप करना तो उसको थोड़ा सा स्पीड में सुन लेना, तो क्या होगा कंसेप्ट आपको फटाफट क्विकली रिवाइज हो जाएंगे। चलो तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। सर 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 नोट्स 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 तो दे दो। अच्छा नोट्स, तो नोट्स बताओ कौन कौन से बच्चों को नोट्स चाहिए, कमेंट में लिख के मेरे को बताओ, तो मैं आपको नोट्स जरूर से प्रोवाइड करूंगा।